नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबेंद्र 1967 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, जो आगामी सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे यही दिया गया है, हिंदी। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, हिंदी खुद एक हिंदी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो साफ साफ लिखा गया है कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिंदी भाषा का विकास सौर सैनी से हुआ है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी भाषाओं की सूत्र भाषा यानी सभी भाषाओं की जननी यानी सभी भाषाओं की माता है जो वो है संस्कृत, मतलब सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। वर्तमान में हमारी राजभाषा हिंदी है। राजभाषा है दोस्तों, ये मतलब कामकाज की भाषा है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक, केवल राजभाषा है, और जिसको अनुच्छेद 343(1) में परिभाषित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा पढ़ने का उद्देश्य है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषा शब्द किससे बना है? तो दोस्तों ये भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। भाषा एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, भाषा के माध्यम से ही पहुंचाता है दोस्तों। भाषा के प्रकार दोस्तों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लेखित, और नंबर 3 सांकेतिक। मौखिक भाषा मतलब संप्रेषण व्यवहार के कारण। लिखित भाषा विचारों का संग्रह होता है, जिसमें हम लिख के, यहाँ पर मौखिक भाषा में हम बोल के बात करते हैं, लिखित भाषा में लिख कर बात करते हैं दोस्तों। सांकेतिक भाषा मतलब जैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब किसी को इशारा करते हैं, वो होती है हमारी संकेत, मतलब चिन्हों के माध्यम से या अपने आभास से, फेस के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से, वो होता है सांकेतिक भाषा दोस्तों। भाषा का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तथा उसके बाद जो बाकी है वो है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी। ठीक है दोस्तों। बोली भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। बोली को उपभाषा भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों बोली वो है जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे हम लोग एक विशेष क्षेत्र में बोलते हैं, जैसे हम बुंदेलखंड से हैं तो हमारी बुंदेलखंडी वो एक बोली है, लेकिन जो हिंदी है वो एक भाषा है, संस्कृत है एक भाषा है, इंग्लिश है एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, लेकिन जो हमारी बुंदेलखंडी है वो कोई भाषा नहीं है, वो एक बोली है। ठीक है दोस्तों। हिंदी की बोलियाँ जो 5 भागों में विभाजित किया गया है इसको दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते जाइएगा दोस्तों। देखिए, पूर्वी हिंदी जिसमें आती है अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, बंगारू, बुंदेली, कन्नौजी। ये हम यहाँ से हैं दोस्तों, बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर से हम। बिहारी जिसमें मगही, मैथिली व भोजपुरी। राजस्थानी मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती। पहाड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ठीक है दोस्तों, ये है हिंदी की बोलियाँ, इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों ये 14 सितंबर 1949 में, इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। लिपि भाषा की ध्वनियों को चिन्ह लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं दोस्तों। लिपि का परिचय देवनागरी लिपि, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि वो है जो है देवनागरी। ठीक है दोस्तों, जैसे नीचे दिया गया है, जैसे रोमन लिपि है जो वो अंग्रेजी भाषा की है, गुरुमुखी लिपि है जो पंजाबी भाषा की है, और फारसी लिपि है वो उर्दू भाषा की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों,
लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। देखिए भाषा की विशेषताएं दोस्तों। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है। भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है दोस्तों। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए और अभ्यास, मतलब सीखने की ललक होना चाहिए, उसे बोलते हैं जिज्ञासा। अनुकरण, अनुकरण का मतलब हम किसी को, जैसे हम आगे आगे चलते हैं, छोटा सा बच्चा है वो हमारे पीछे, क्योंकि उसे रास्ते मस्ते का मालूम होता है, वो हमारे पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ हम चले जाएंगे वहाँ वहाँ चला जाएगा। उसी चीज़ को बोलते हैं अनुकरण, मतलब नकल करना। अभ्यास होता है। अभ्यास तो आप जानते ही हैं दोस्तों, मतलब उसका रिवीजन करना चाहिए। भाषा का विकास क्रम, तो दोस्तों सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, बाद में लिखना, ये है भाषा का सही क्रम। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है दोस्तों। जैसे मौखिक भाषा, बोलकर, सुनकर। लिखित भाषा, लिखकर, पढ़कर। और सांकेतिक भाषा, पत्र, पत्रिकाएँ, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, या इसको हम जैसे कह दें, जैसे सिग्नल देते हैं हम, ये सिग्नल दे दिया, ये होती है सांकेतिक भाषा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम व्याकरण के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये तो भाषा के बारे में था। व्याकरण, देखिए दोस्तों, व्याकरण वी, उपसर्ग, आपसर्ग, करण, प्रत्यय, इन सब में से मिलकर बना है व्याकरण, ठीक है दोस्तों। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसमें होता है वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण की परिभाषा है दोस्तों, जो लगभग सभी दोस्तों को आती होगी, लेटर की डेफिनेशन। जैसे वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद दोस्तों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। वर्ण भाषा का मूल आधार होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्तों वर्ण है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। भाषा का मूल आधार दोस्तों वर्ण है। चिंतन का माध्यम विचार है दोस्तों। सभी वर्णों को क्या कहा जाता है दोस्तों? सभी वर्णों को हम अक्षर कहते हैं। सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन भाषा है जो, वो हमारी वैदिक संस्कृत है। भाषा की इकाई ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है दोस्तों। लिखित होती है हमारी वर्ण। हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या 56 है। व्याकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध भाषा का प्रयोग ज्ञान प्राप्त कराता है। इस ग्रंथ विधा रचना को व्याकरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ण, वर्ण के प्रकार, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है, जिसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और दोस्तों ये अंग और आह, जिसे हम अनुनासिक और अनुविसर्ग कहते हैं, वो हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता, केवल स्वरों के साथ होता है। किनका? अयोगवाह का, अंग और आह का, ठीक है दोस्तों। स्वरों के प्रकार, रचना उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं दोस्तों। जैसे लघु, हास्य या छोटा एक मात्रक मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है दोस्तों। तो वो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक
ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रक स्वर या संधि स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 7 है जो ये दिए गए हैं। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है दोस्तों, ए बड़ा ए, ओ बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारण करते हैं वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे मैया, तो यहाँ पे या खाली कमरे में प्लुत ध्वनि होती है। जैसे रंगमंच पर किसी स्टेज शो पे, तो वहाँ पे हम प्लुत स्वर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। जैसे नंबर 1 वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। वृत्त के आकार में जो हमारे होंठ होते हैं खुलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, उ ओ ओ। और ये तो आगत है। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, जो स्वर उच्चारण करते समय ओंठ वृत्त के आकार में नहीं खुलते, इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा से गृहीत ध्वनि आ ए आई है ये, इसे आगत स्वर, गृहीत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इसमें जो लगा हुआ है ना ऊपर, ये फारसी से गृहीत ध्वनियाँ जैसे गरीब, गजल, फन, कौम, ये छोटा नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, इसे नुक्ता बोलते हैं। जैसे हमने लिखा फा और ये बिंदी लगा दी, इसे हम बोलते हैं नुक्ता। ये फारसी से आया। ठीक है दोस्तों, आगत स्वर वृत्ताकार स्वर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। जैसे अग्र स्वर, ये 5वां, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये 5वां। ठीक है दोस्तों, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रकार है समृत स्वर या बंद स्वर, विवृत स्वर या खुला स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। ठीक है दोस्तों, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या वो होती है 2। ठीक है दोस्तों, जिसमें निर्नासिक स्वर, जिस स्वर के ऊपर कोई चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, निर्नासिक जैसे ए। अनुनासिक जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आ उ, जैसे ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे सजातीय स्वर, जैसे ये एक ही जात के हैं, ये एक ही जात के हैं। जैसे विजातीय स्वर, जैसे ये सब अलग अलग जात के हैं दोस्तों। व्यंजन, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, 3 के बारे में हम ऊपर बता चुके हैं, ता वर्ग, पा वर्ग। और अंतस्थ वर्ण या लावा, ऊष्म वर्ण, यहाँ पे हम इसमें जो 2 ये दिए गए हैं, इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर। ठीक है दोस्तों, का से माँ तक वर्ग को स्पर्शी वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुस्वार, इनका प्रयोग केवल स्वरों पर होता है। अनुस्वार 11 वर्णों पर लगता है। पंचमाक्षर बिंदु, इनका प्रयोग का वर्ग के 5वें वर्ण पर होता है। यह केवल एक वर्ण पर लगता है। ताड़न जात या उच्छिन्न चिन्ह, इनका प्रयोग डा और ढा पर होता है। अंग्रेजी में LR और
आर्यच होता है। इनका प्रयोग दो वर्णों पर होता है, इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नुक्ता, यह अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग 5 वर्णों पर किया जाता है, जैसे का, खा, गा, जा, फा। नुक्ता चिन्ह का उल्लेख किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अर्ध स्वरों की संख्या 2, या और वाह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। अध्ययन की सहायता होती 3 प्रकार से, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। घोष या कंपन के आधार पर 2 से अघोष व्यंजन, इनकी संख्या 13 है। सघोष व्यंजन, इनकी संख्या 20 है। और कुल मिला के इनकी टोटल संख्या कितनी है? 31। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का ये है, ये है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और बाकी के अपने ऊष्म। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा, वा, हा सभी स्वर। ठीक है दोस्तों। प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अल्प प्राण, इनकी संख्या 30, महाप्राण, इनकी संख्या 14। प्रत्येक वर्ग का 1, 2, 3, प्रत्येक वर्ग का एक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा सभी स्वर। ठीक है दोस्तों, ये इसके हैं। और महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और 4 ऊष्म। ये हमारे महाप्राण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से। वर्ण, स्वर प्लस व्यंजन, उच्चारण स्थान और नाम ध्वनि। जैसे ये देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ, तालव, मूर्धन, दंत। अभी आगे भी आएगा दोस्तों। जैसे ये औष्ठ, कंठ तालु, कंठ तालव, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अंग, नासिक। ये हा के बारे में बात नहीं की, ये स्वर यंत्र है। जैसे अंग, इसको हम नासिका या नासिक कहते हैं। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं दोस्तों। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनकी संख्या 4 है, जैसे छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये इनसे मिलके बना है, ये इनसे मिलके बना है, ये इनसे मिलके बना है, ये इनसे मिल। इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, तालु, तालु। दोस्तों इसको देख लीजिएगा ध्यान से। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण ज्ञा होता है, जैसे ज्ञा। नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। पार्श्व व्यंजन ला, प्रकंपित रा, उत्क्षिप्त डा और ढा। हिंदी के अन्य वर्ण जैसे अयोगवाह। अयोगवाह 2 होते हैं, जैसे अंग हो गया अनुस्वार, आ हो गया विसर्ग। ठीक है दोस्तों। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वरों के साथ प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या, इनकी सदैव 2 मात्राएं मानी जाती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, अयोगवाहों की हमेशा 2 मात्राएं मानी जाती हैं। विकसित स्वर, अनुनासिक, चंद्र बिंदु 1 होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे चांदनी, ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण, ये दोनों। इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। विदेशी स्वर, आगत स्वर, अर्धचंद्र बिंदु 1 होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ये ऊपर लगा हुआ है दोस्तों। विदेशी व्यंजन 5 होते हैं, का, खा, गा, जा, फा। ठीक है दोस्तों। सॉरी, एनसीईआरटी में इनकी संख्या 3 है, खा, जा, फा। वर्णों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33, हिंदी में साधारण मूल वर्ण 44, अयोगवाह की संख्या 2, संयुक्त अक्षर की संख्या 4, ताड़नजात की संख्या 2। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52,
विदेशी वर्णों की संख्या 4। हिंदी में मानक मानकीकृत वर्णों की संख्या 56। मात्रा स्वर का रूप होता है जो प्रतिनिधित्व करता है। मात्रा संकेत रस्त रूप में 10 होती हैं क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ उदासीन स्वर होता है जिसका अपग्रह बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जूम करके। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से 2 नंबर का क्लियर फंसेगा आपको दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।